प्यारे बच्चों, शुंग वंश के बाद हम लोग मगध के कण्व वंश का चर्चा करेंगे और इनका शासनकाल 73 ईस्वी पूर्व से लेकर के 28 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ है। शुंगों के पश्चात मगध में सत्ता थोड़े समय के लिए, बहुत कम समय के लिए कण्वों के हाथ में आ जाती है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत निर्बल और विलासी था और वह अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने अमात्य अर्थात मंत्री वसुदेव के हाथों मार डाला जाता है। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व वंश था, या इसे कण्वायन वंश भी कहते हैं। शुंगों के समान यह भी एक ब्राह्मण वंश था। बच्चों, दुर्भाग्यवश इस वंश के राजाओं के नाम के अतिरिक्त हमें उनके राज्यकाल के किसी भी घटना के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं है। हम कण्व वंश के 4 राजाओं के प्रमाण प्राप्त करते हैं जो पाटलिपुत्र में शासन चलाते थे। ये राजा थे वसुदेव, जो 73 ईस्वी पूर्व से 64 ईस्वी पूर्व के बीच में शासन किए। भूमिमित्र 64 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व, नारायण 50 ईस्वी पूर्व से 38 ईस्वी पूर्व और सुशर्मन 38 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व। गलती से 48 बोल दिया, ध्यान दीजिएगा। सुशर्मन का शासनकाल 38 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक का था। वायु पुराण के अनुसार कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन अपने आंध्र जातीय भृत्यो सिमुक या सिंधुक द्वारा मार डाला गया, परंतु आंध्र भृत्यों या सातवाहनों का मगध से कोई संबंध जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि सातवाहनों के मगध पर शासन करने का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत हमें मित्र वंश का प्रमाण अवश्य प्राप्त होता है, जिसने मगध पर शासन किया था। मगध के राजाओं द्वारा जारी किए गए अनेक सिक्कों पर मित्र नाम उत्कीर्ण मिलता है और इससे ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कण्वों का उन्मूलन मगध में मित्र शासकों ने किया होगा। बच्चों, इस तरह से ईसा पूर्व 75 से ईसा पूर्व 30 के लगभग तक कण्व वंश का शासन रहा है। अब हम लोग कण्व वंश के साथ ही जो शुंगकालीन संस्कृति है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग सातवाहन वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर शुंगकालीन संस्कृति के सामाजिक जीवन की बात करें तो शुंगकालीन समाज वर्ण आश्रम पर व्यवस्थित था। इस समय समाज में परंपरागत 4 वर्णों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी जातियां पैदा हो गई थी। बच्चों, जाति प्रथा की जटिलता बढ़ गई थी। मौर्य युग में बौद्ध धर्म के प्रभाव से वर्णाश्रम व्यवस्था को ठेस पहुंचती है। अधिकांश लोग अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करके भिक्षु अथवा श्रमण जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु शुंग काल में पुनः वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था होती है। मनुस्मृति जो इस काल की रचना है उसमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस बात पर बल दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जातिगत पेशे का अनुसरण करे। मनुस्मृति में ही कहा गया कि स्वधर्म निम्न होने पर भी श्रेष्ठ पराधर्म की अपेक्षा उत्तम है। यदि निम्न जाति का व्यक्ति लोभवश उच्च जाति के पेशे को अपनाए तो राजा को चाहिए कि वह उसकी संपत्ति जब्त कर ले तथा उसे देश से निकाल दे। यह भी बताया गया कि जिस देश में वर्ण संकरता पैदा होती है उसकी शीघ्रता से पतन हो जाता है। ये मनुस्मृति में उल्लेख आता है बच्चों कि यत्र त्वेते परिध्वंसा सज्जायन्ते वर्णदूषकाः राष्ट्रकैः सह तद राष्ट्रम क्षिप्रमेव विनश्यति। तो इस तरह से ये उल्लेख प्राप्त होता है। इस समय शूद्रों की स्थिति बहुत हीन थी और मनुस्मृति उन्हें दासों की कोट में रखती है। उनके कर्तव्य तो बहुत थे किंतु अधिकतर अत्यल्प थे। इसके बाद शुंगकालीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे जो परंपरा में चले आ रहे थे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। सगोत्र तथा सपिंड विवाह वर्जित हो गए थे। तलाक की प्रथा नहीं थी। समाज में बाल विवाह का प्रचलन हो गया
तथा कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाने लगा। अब विवाह की आयु घट जाने से स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब उन्हें पति के पूर्णतया अधीन बना दिया गया। मनुस्मृति में तो एक स्थान पर बताया गया कि स्त्री को अपने पति की देवता के समान पूजा करनी चाहिए, चाहे उसकी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम नहीं करना चाहिए, भले ही उसका पति दुष्चरित्र अथवा लंपट ही क्यों न हो। इस तरह की व्यवस्था मनुस्मृति में प्राप्त होती है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन ये मनुस्मृति में उल्लेख प्राप्त होता है। आर्थिक जीवन की अगर बात की जाए बच्चों, तो कृषि तथा पशुपालन इस समय भी आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। वैश्य वर्ग के लोग ही प्रमुख रूप से कृषि तथा पशुपालन का कार्य करते थे। देश में नाना प्रकार के व्यवसाय तथा उद्योग धंधे फैले हुए थे। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में अनेक व्यवसाय का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें मालाकार, सुवर्णकार, लौहकार, ताम्रकार, जौहरी, कुम्हार, चर्मकार, चित्रकार, रंगरेज, जुलाहे, दर्जी, रथकार इत्यादि। जातक ग्रंथों में 18 श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है। देश में इस समय व्यापार बहुत उन्नत पर था। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली, हस्तिनापुर, वाराणसी तथा तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। भृगुकच्छ, सुपारक, ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। समुद्री व्यापार के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था बच्चों, जिससे पोत निर्माण इस काल का एक प्रमुख व्यवसाय बन गया था। आप सबको पता है कि जब व्यवसाय सुदृढ़ होता है तो किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाती है। रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात, हाथी दांत की वस्तुएं तथा गरम मसाले इत्यादि बाहर भेजे जाते थे। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, सुवर्ण मासिक कहा जाता था। तांबे के सिक्के करशापण कहलाते थे। चांदी के सिक्के के लिए पुराण तथा धारण शब्द आया है। अगर शुंगकालीन धार्मिक दशा की बात करें बच्चों, तो वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान पुनः प्रारंभ हो जाता है। स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यज्ञों में पशुबल की प्रथा पुनः प्रचलित हुई। ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया तथा वैदिक कर्मकांड के अनुष्ठान पर बल दिया जाने लगा। इसी समय यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि जीव ही जीव का आहार है, जीवो जीवस्य भोजनम, तथा यज्ञों में की गई हिंसा नहीं होती। वैदिकी हिंसा न भवति आदि। मनु ने स्पष्टतः ब्राह्मणों को यज्ञ में मृगों तथा पक्षुओं को मारने की अनुमति दी है। इसी समय समाज में भागवत धर्म का उदय हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ होती है। तक्षशिला के एक यवन होलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा के पास वेश नगर भिलसा में गरुण स्तंभ का निर्माण कराया था। स्तंभ लेख पर ब्राह्मी लेख में उत्कीर्ण 3 अमर साधनों द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। इसमें दम अर्थात आत्मसंयम, त्याग तथा अप्रमदा सतर्कता, इसका उल्लेख ये है कि त्रिन अमृत पदानि ई असो अनुष्ठितानि नेयन्ति स्वर्ग दमचाग अमपदा। स्त्रियों की दशा निश्चित रूप से सुदृढ़ कहा जा सकता है। सामाजिक जीवन में जैसे कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया का उल्लेख आता है, जो कि नारियों के सम्मानजनक स्थिति का उदाहरण है। बच्चों, अगर भाषा तथा साहित्य की बात करें हम लोग, तो शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनः उत्थान होता है। इस वंश के राजाओं ने संस्कृत को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया। अब संस्कृत काव्य की भाषा न रहकर लोक भाषा के रूप में परिणत हो गई। संस्कृत के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का प्रमुख योगदान था। उन्होंने संस्कृत भाषा का स्वरूप स्थित करने के लिए पाणिनि के सूत्रों पर एक महाभाष्य लिखा गया। पतंजलि ने ऐसे लोगों को शिष्ट बताया जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते हैं। महाभाष्य में एक स्थान पर एक व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता तथा सारथी के बीच वाद विवाद बड़ा ही रोचक प्रसंग आया है, जो सोत शब्द की व्युत्पत्ति का विवाद है।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय सारथी भी अच्छे संस्कृत बोल लेता था। महाभाष्य के अतिरिक्त मनुस्मृति पर वर्तमान स्वरूप संभवतः इसी युग में रचा गया। कुछ विद्वानों के अनुसार शुंगों के समय में ही महाभारत के शांति पर्व तथा अश्वमेध पर्व का भी परिवर्धन होता है, रचना होता है। बच्चों, अगर शुंगकालीन संस्कृति में हम कला और स्थापत्य की बात करते हैं तो निसंदेह स्थापत्य की उन्नति के लिए भी शुंग नरेश का शासनकाल विख्यात था। जैसा कि हम मौर्य कला के प्रसंग में देख चुके हैं कि वह एक दरबारी कला थी जिसमें प्रधान विषय धर्म था, परंतु शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित थे। शुंग कला के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप हैं। स्तूप वास्तु का वर्णन मौर्यकालीन कला के प्रसंग में किया जा चुका है। भारहुत जो सतना के समीप है, में मध्य प्रदेश में पड़ता है, इस समय एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था। इसके अवशेष अपने मूल स्थान पर आज नहीं है, परंतु उसकी वेष्टनी का एक भाग तथा एक तोरण भारतीय संग्रहालय कलकत्ता और प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके कुछ अवशेष भारतीय कला भवन वाराणसी तथा सतना जिले के रामवन संग्रहालय में भी रखे गए हैं। स्तूप के 2 खंड प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय बंबई में भी विद्यमान है। स्तूप को चारों ओर से घेरने वाली गोलाकार वेदिका पूर्णतया पाषाण निर्मित थे, जिसमें संभवतः 4 तोरण द्वार लगे होते थे। वेदिका में लगभग 80 स्तंभ थे जिनके ऊपर उष्णीय बैठाए गए थे। वेदिका का संपूर्ण गोल घेरा 330 फुट के आकार में बना हुआ था। बोध गया की अगर हम लोग बात करें तो बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका प्राप्त होती है। सांची के स्तूप की बात करें तो सांची की पहाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ, एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप का। स्तूप का व्यास 126 फुट तथा ऊंचाई लगभग 54 फुट कर दी गई थी, जिससे इसका आकार पहले से 2 गुना हो गया। सातवाहन युग में वेदिका के चारों ओर दिशाओं में 4 तोरण लगा दी गए। सांची का द्वितीय स्तूप की अगर बात करें बच्चों तो द्वितीय स्तूप भी महास्तूप के ही नाम के समान है। इसमें कोई तोरण द्वार नहीं है। इसकी वेदिका पर बहुत संख्यक उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं। इसमें 3 वेदिकाएं थी, एक भूमि तल पर, दूसरी मध्य में और तीसरी हर्मिका पर। सांची का तृतीय स्तूप में केवल एक ही तोरण द्वार है। यह अपेक्षाकृत बाद की रचना है तथा उत्कीर्ण अलंकरणों से युक्त है। इसकी वेदिका पर भी सुंदर चित्र उकेरा गया है। मलाधारी यक्ष मूर्तियों के साथ साथ यहाँ स्तूप पूजा, बोधि वृक्ष पूजा, चक्र, स्तंभ, गजलक्ष्मी, नाग, अश्व, हाथी आदि के दृश्यों का अंकन अत्यंत आकर्षण एवं कलात्मक ढंग से किया गया है बच्चों। तो शुंगकालीन संस्कृति के विविध आयाम हैं। उसमें अगर स्तंभ की बात करें तो इसके अंतर्गत वेश नगर अर्थात विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस के गरुण स्तंभ का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे जनरल कनिंघम ने 1877 ईस्वी में खोजा था। इसके पूर्व समीपवर्ती गांवों के निवासी इसकी पूजा किया करते थे। शिल्पकला के दृष्टि से यह स्तंभ अत्यंत सुंदर तथा हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है। इसका धुरा आधार 8 पहला है तथा यह एकाश्मक रचना है। इसके मध्य भाग तथा ऊपरी भाग में क्रमशः 19 और 32 किनारे हैं। शीर्ष भाग घंटे का आकार का है। सबसे ऊपर मुकुट के समान ताड़ के पत्तों का अलंकरण है और संपूर्ण निर्माण कलापूर्ण एवं आकर्षक है। शुंग काल में ही षोडश के शासन काल में मथुरा में शैल देवगृह तथा चतुशाल तोरण बनाए गए। इस काल का एक दूसरा केंद्र नगरी चित्तौड़ के पास है, जहाँ नारायण वाटक अथवा संकर्षण वासुदेव का खुला देव स्थल निर्मित करके उसके चारों ओर शिल्प के आकार का मतलब पत्थर की वेदिका बनाई गई और यह 9.6 फीट ऊंचा था।
बच्चों, मृण मूर्तियों की अगर बात करें तो शुंग काल की बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां एवं खिलौने विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक संख्या में मूर्तियां प्रयागराज के समीप कौशाम्बी है, वहां से प्राप्त हुई है। पत्थर की मूर्तियां काफ़ी कम मिली हैं। उन्हें सांचे में ढालकर तैयार किया गया है। वस्तुतः कुंभकारों ने मूर्ति बनाने के लिए सांचे का प्रयोग सर्वप्रथम शुंग काल में ही किया था। कौशाम्बी से प्राप्त सैकड़ों मूर्तियां इलाहाबाद संग्रहालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कलाविद डॉक्टर S.C. काला ने इसका विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। यहाँ के मृण मूर्तियों में सर्वाधिक सुंदर एवं कलात्मक दंपति मूर्तियां हैं। एक ठीकरे पर बना हुआ आपान गोष्ठी पर दृश्य उल्लेखनीय है, जिसमें स्त्री पुरुष आमने सामने बेंत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्राओं में स्त्री पुरुषों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। लीला कमल हाथ में लिए स्त्री, हंसती हुई नर्तकी, श्री लक्ष्मी की मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। कौशाम्बी से श्री लक्ष्मी की कई मृण मूर्ति मिली है। एक मूर्ति जो ऑक्सफोर्ड के भारतीय संग्रहालय में रखी गई है, उसके सिर पर कमल पुष्प का गुच्छा प्राप्त होता है तथा उसके दोनों ओर मांगलिक चिन्ह बनाए गए हैं। इससे उनका देवी होना सुनिश्चित होता है और इसे सौंदर्य की देवी श्री लक्ष्मी कहा गया है। तो बच्चों, ये था शुंगकालीन संस्कृति। तो हमने सोचा कि कण्व राजवंश का छोटा सा एक इतिहास है और उसमें शुंगकालीन संस्कृति हम लोगों ने कवर किया। अब इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे तो सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, हमारी बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।